गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आखिर पिछले 3 दिन में ऐसी क्या घटना घट गई कि भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे हैं और भारत जैसे देश को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा जिससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस समय समझ लीजिए हड़कंप मचा हुआ है कि भारत जैसे देश ने सीधा सीधा बोल दिया कि भैया हम कनाडा के लोगों के लिए अस्थायी रूप से वीजा बंद कर दिए हैं और वहां पे स्पष्टीकरण दिया है। कारण जो है राजनयिकों की सुरक्षा के लिए। तो उस चीज के बारे में आज हम विचार विमर्श करेंगे और चीजों को जानेंगे स्पष्ट तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात बताएं आपको, जो कनाडा के पीएम है वो है जस्टिन ट्रूडो। ठीक, अभी जब G20 का सम्मेलन हुआ था तो ये भी आए थे। ठीक है, और यहीं से जाने के बाद उनके व्यवहार में जो बदलाव आया आप सोच नहीं सकते। आखिर कोई व्यक्ति कैसे अपने यहाँ जो हिंसक गतिविधियों में लगा हुआ है, जो अन्य देश को ठीक मिटाने की बात करता हो, वहां पे आतंकवादी स्पॉन्सर करता हो, ऐसे व्यक्ति विशेष की सुरक्षा के लिए उनको क्या ऐसी चिंता करनी चाहिए और इतने बड़े देश से शत्रुता करनी चाहिए एक व्यक्ति के लिए, एक आतंकवादी के लिए? तो हम विस्तार से जानेंगे उसको। तो सबसे पहले बता दें, ये जो कनाडा के जस्टिन ट्रूडो हैं बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। ये सीधे सीधे भारत जैसे देश के ऊपर इन्होंने आरोप लगा दिया है कि भारत जैसे देश ने ही भारतीय एजेंसियों के माध्यम से अपने एजेंट भेजकर हरदीप सिंह निज्जर, जो वहां का कनाडाई व्यक्ति है, उसकी हत्या करा दी गई। ठीक, वो भी उन्होंने संसद में कहा, ठीक, कुछ मीडिया वालों से भी कहा। तो सोचिए ये सारी चीजें जब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में जाएंगी तो भारत जैसे देश का कितना अपमान होगा, कितनी छवि बिगड़ेगी। तो कहीं न कहीं कनाडा जैसा देश पाकिस्तान के रास्ते चल दिया है, चाइना जैसे देश के रास्ते पर चल दिया है, या फिर कहीं उससे भी भयानक। ठीक, अब बता दें हरदीप सिंह जो निज्जर है ये अलगाववादी नेता है, कह सकते हैं। जैसे अमृतपाल सिंह था अभी कुछ दिन पहले, 1-2 महीने के पहले, उसने इतना बड़ा जनादेश खड़ा कर दिया और उसका उद्देश्य यही था कि भारत जैसे देश को बांटना, पंजाब जैसे राज्य को अलग कर देना, खालिस्तान की मांग करना। तो बताइए कहां तक सही है? यदि हर एक प्रदेश के लोग ऐसे से चिल्लाने लगे हमको खालिस्तानी चाहिए, हमको फलाना वास्तानी चाहिए, तो फिर भारत जैसे देश का तो इतने टुकड़े हो जाएगा कि आप जोड़ भी नहीं सकते। आज यही कारण है कि मित्रों, कुछ मूर्खों की वजह से भारत जैसा देश अखंड भारत की जगह बस भारत रह चुका है। ठीक, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और यदि कुछ मूर्खों की उस समय चलती न तो हैदराबाद भी किसी और का होता। ठीक, मतलब जूनागढ़ भी किसी और का होता। उस समय हमारे देश में तकरीबन 500 से ऊपर रियासतें थी और जब अंग्रेज जाने लगे यहाँ से तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है ना कि अब हम पूरा कार्यभार, पूरी जिम्मेदारी जो है, 1 मिनट रुके, पूरा कार्यभार और जो जिम्मेदारी है हम भारत जैसे देश को देकर जा रहे हैं। जो जितनी भी रियासतें हैं या तो वो अपनी स्वतंत्र अवस्था बनाए रखें, या तो पाकिस्तान से मिल जाए, या तो भारत जैसे देश के साथ मिल जाए। और तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे कि उन्होंने इतना मेहनत करके, इतना संघर्ष करके सारी रियासतों को एक कर दिया। अन्यथा दोस्तों, जो मसला लंबे समय तक कश्मीर का चला, उससे भी खतरनाक ठीक मसला सारी रियासतों का चलता, समझ रहे हैं? तो सोचिए हरदीप सिंह निज्जर, जिसके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे हुए हैं पाकिस्तान प्रांत में, उसके बाद जब ये अभी सजा इनको नहीं हुई थी, ये पेशी से बाहर निकलते हैं। ठीक है, 1-1.5 साल के बाद तमाम तरह की इन्होंने घटनाएं की थी, चोरी, डकैती, हत्या, सब। यहाँ तक कि इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का भी मुकदमा लग चुका था, क्योंकि ये जो है कि खालिस्तानी विचारधारा के माध्यम से देश को, अपने प्रदेश को, अपने लोगों को बांटने का काम कर रहे थे। ठीक, तो अब आप सोचिए
उसके बाद ये बंदा अपना नाम उम चेंज करके कनाडा चला जाता है 2017 के बाद, और वहां पे कनाडा का मूल निवासी बन जाता है। ठीक, और उसके बाद भारत जैसा देश जो है सर्कुलर आउट करता है कि भैया फला व्यक्ति और फला जो फोटो है, अरे आप अपना नाम बदल देंगे, आप अपनी जो शक्ल उसे थोड़ी जल्दी बदल पाएंगे, सब माइकल जैक्सन ही नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जब ये बंदा एनआईए ने पुष्टि किया, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने पुष्टि किया कि यही वो व्यक्ति है, यही वो है। उसके बाद जानते हैं, जब ये सारी चीजें भेजी गई कनाडा देश को, वहां के लोगों को, वहां के पीएम जी को, तो उन्होंने क्या कहा, हाँ मसला है, देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा। सोचिए, एक व्यक्ति जो भारत जैसे देश को टुकड़ी करना चाहता है, भारत जैसे देश को क्षेत्र के आधार पर बांटने का काम कर रहा है, तमाम तरह की घटनाएं कर रहा है। आज भी अमृतपाल सिंह के बारे में आप जानते हैं ना, कितनी व्यवस्थाएं उसने खड़ा कर दिया था। सोचिए, एक महीने तक पूरा जैसे लगा कि उसने पंजाब को काट दिया, एक तरफ कर दिया। क्या ऐसी विचारधाराओं से हम पोषण लेंगे कि सबसे पहले उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? नहीं तो फिर ऐसे हर जगह लोग चिल्ला लेंगे, भैया हमको अलग करो, भैया हमको अलग करो, तो हम कहाँ जाएंगे? क्या होगी हमारी व्यवस्थाएं? तो भारत जैसा देश तो टुकड़ों में बिखर जाएगा। तो वही मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं कि अमृतपाल सिंह जैसे लोग मोहरा हैं, ठीक, इनको तो फंडिंग स्पॉन्सर कोई और कर रहा है कि भैया तुम जाओ भारत जैसे देश में अस्थिरता लाओ, लोगों को बांटो, खालिस्तानी की मांग करो, एक दूसरे को, मतलब जो जितना बुरा हो सके आप उतना बुरा करो। ठीक, यदि केंद्र सरकार सही समय पर सही कदम नहीं उठाती तो दोस्तों हजारों अमृतपाल सिंह पैदा होते और हमारे देश को बांटने का काम करते हैं, अस्थिर करने का काम करते हैं, और अपने आप को कहेंगे हम भगत सिंह हैं। भगत सिंह कह के जो है अपमानित न करें आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है अरिंदम बागची, हो सकता है केंद्र सरकार के माध्यम से इनको भी आजादी मिल गई हो, अभिव्यक्ति की आजादी, कि जो मन में आए वो करो। भाई गुस्सा में तो आ ही जाएगा जब आप ये जाते हैं, आपके जो आपकी जस्टिन ट्रूडो हैं, जाते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, वहां पे भी आरोप लगा देते हैं भारत जैसे देश के ऊपर, और क्या कर रहे हैं कि भारत जैसे देश की सक्रियता बढ़ गई है, वो तमाम जगहों पे अपने गुप्तचर को भेजकर किस प्रकार की हत्याएं करवा रहा है और हमारे देश को अस्थिर कर रहा है। सोचिए, इतना बड़ा आरोप। पर आपको एक चीज बता दूं, उत्तरी अमेरिका में किसी में इतना दम नहीं है कि भारत जैसे देश के ऊपर कोई कटाक्ष कर ले। ठीक, प्रत्यक्ष रूप से किसी में दम नहीं है। अर्थव्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र के मामले में भारत जैसा देश है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश आज हमारा देश है, सबसे बड़ा बाजार उपलब्ध करा रहा है। इतनी हिम्मत किसी के पास नहीं है कि कोई खुला चैलेंज दे दे। हालांकि उसके बाद ये बैकफुट पे आ गए कि नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि स्थिति और तनावपूर्ण हो, बिगड़े, अंतर्राष्ट्रीय जो है जगत में हम दोनों देशों को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आए। ठीक, पर ऐसा कुछ नहीं है, ये है। अब जो है, जब भारत जैसा देश बोला कि भैया अगर ये बात है ना, तब हम क्या कर रहे हैं कि आपके लोगों का ना वीजा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देते हैं। अब सोचिए, पर एक चीज उसमें बता दें, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, जिसे OCI बोलते हैं, उनका प्रतिबंध किसी प्रकार का नहीं। वो ऐसे कह सकते हैं नागरिक होते हैं भारतीय, जो किसी दूसरे देश में बस गए हैं, ठीक, वहीं पर उनका व्यवसाय है। हाँ, कुछ बिजनेस या कुछ अन्य लोग भी हैं, तो उसके सिलसिले में आते जाते रहते हैं। एक तरह से आजाद वीजा है, तो उनके ऊपर किसी प्रकार का रोक नहीं है। हालांकि सबसे ज्यादा हो सकता है दुख जो हमारे देश के विद्यार्थी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे अच्छे से। अब देखिए, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नो एविडेंस का। मतलब ये हुआ कि अब क्या कर रहे हैं, कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि ऐसा है, एक बनाया जाए पैनल, और जिसमें भारत सरकार इस जांच में मदद करे कि जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है उसकी जांच करे। आप ये मुझे बताइए, मैं कनाडा सरकार से पूछना चाहता हूं, पीएम जस्टिन ट्रूडो से पूछना चाहता हूं
क्या भारत जैसे देश को जो अस्थिर करेगा, यहाँ कत्लेआम मचाएगा, यहाँ की संप्रभुता को बांटने का काम करेगा, तो आप ऐसे व्यक्ति विशेष को संरक्षण देंगे? आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? बस आप ये बताइए। यदि कल कोई ईश्वर में ऐसा करे, आप ऐसे ऐसे समझने का प्रयास करें। मान लीजिए 2 गांव है, दोनों गांव में बहुत घनिष्ठता है, ठीक, दोनों गांव के बीच बहुत अच्छा प्रेम है, सौहार्द है, इस वजह से व्यापार होता रहता है, ठीक है। कल को यदि हमारे गांव पे कोई हमला करता है, उसके गांव का या मेरे ही गांव का कोई हमला करके पड़ोस के गांव में चला जाता है, वहां पे उस गांव के लोग यदि उसे संरक्षण दे दिए, तो कहीं ना कहीं उस गांव के साथ हमारे जो भी आगे की योजनाएं होंगी उसे रोक देनी चाहिए, क्योंकि अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका है हमारे गांव के प्रति। या तो फिर यदि वो हमारे प्रति विश्वसनीयता दिखाना चाहता है तो वो उसे प्रत्यार्पण करे, हमें सौंप दे, और यदि उसके यहाँ कोई ऐसा मसला होता है, हमारे यहाँ कोई पनाह लेता, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है हम उसको सौंप दें। तब देखिए मित्रता चलती है, व्यवस्थाएं चलती हैं, व्यापार चलता है। अन्यथा ये तो वही है कि आप हमसे व्यापार तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप हमें तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हैरान मत होइए, कोई एक व्यक्ति नहीं है, हरदीप सिंह निज्जर जैसे हजारों लोग हैं जो कह सकते हैं कनाडा जैसे देश में संरक्षण इनको मिला है और वहां पे रह रहे हैं। और वास्तविकता बताया जाए तो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जानते हैं कैसे हुई है? वहां पे तमाम तरह के गैंग वार होते रहते हैं कनाडा में। 2 गैंग में भिड़ी, कोई आया मार दिया गोली, और यही कारण है। पर उसमें किस प्रकार से हमारे भारतीय स्पाई जो हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है। ठीक वह उन्हीं देशों के क्रम में आ गया है जिनका हम लोग नाम नहीं लेना चाहते, जो हमारे 2 पड़ोसी देश हैं। तो सब और बता दें, जानते हैं ये पहली बार ये घटना नहीं हुई है, कई बार ये हो चुका है, और लंबे समय से ये लोग खालिस्तान राज्य की मांग कर रहे हैं और खालिस्तान जैसे विचारधाराओं को बल दे रहे हैं, जो कि सर्वथा गलत है। 1984 कनिष्क विमान 329, सोचिए कनाडा से उड़ान भरता है एरोप्लेन, उसके बाद उसे आना है मुंबई, और वहां पे क्या कर दिया जाता है खालिस्तानियों के द्वारा? विमान क्रैश कर दिया जाता है, बीच में हुई तबाह। 329 पैसेंजर जो मूल रूप से भारतीय थे मारे गए। और इसकी जांच के लिए कनाडा के जो पीएम थे उस समय, जो जस्टिन के पिताजी थे उस समय, वो जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने क्या कहा कि हम पूरा लगे हुए हैं, जो भी दोषी होगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। कुछ समय के बाद स्पष्ट हो गया, उन्होंने जिम्मेदारी भी ली कि भैया हम ही खालिस्तान वाले हम ही लिए हैं, ठीक। उसके बाद 30 साल बाद जानते हो क्या कहते हैं? ये फिर जवाब दें आपके जस्टिन भैया, ये क्या कहते हैं कि मैं माफी मांगना चाहता हूं, मैं शर्मिंदा हूं कि ये जो हादसा हुआ है। मतलब इतना कर देने से आपको कोई राष्ट्र माफ कर देगा, कोई परिवार माफ कर देगा? जो दोषी थे, यहाँ की सर्कुलर जारी किया भारत जैसे देश ने, जिन लोगों की संलिप्तता थी इस घटना में, पर आपने क्या किया? कभी संतोषजनक आपने परिणाम दिया? कभी नहीं दिया। इस वजह से आप ये हाल है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो इस समय हमारे रिश्ते हैं जो इतने बेहद खराब होते चले जा रहे हैं कनाडा के साथ, इससे पहले हमारे रिश्ते 2 ही देश के साथ, एक देश के साथ कह सकते हैं, या फिर 2 देश मान लीजिए, वो भी आक्रामक था। देखिए चीन का देखा जाए ना, अगर 1962 का युद्ध हम लोग छोड़ दें तो अभी तक जो चीन के साथ हमारे 2017 का जो डोकलाम का मुद्दा था, उसके बाद 2020 में गलवान घाटी का मुद्दा था, ये दोनों होने के बाद भी इतनी स्थिति तनावपूर्ण नहीं बनी और इतना बड़ा जो है कि निर्णय नहीं लिया गया जो कनाडा जैसे देश के संदर्भ में लिया गया। समझ रहे हैं? सोचिए, इतनी स्थिति तनावपूर्ण हो चुकी, इतनी स्थिति बिगड़ चुकी है। और पाकिस्तान के संदर्भ में बात करें तो पाकिस्तान में जब कारगिल हुआ था, मुंबई हुआ था, और 2019 में जब 370 आर्टिकल एबॉर्ट किया गया था, तब इतनी स्थिति तनावपूर्ण थी जो आज की स्थिति कनाडा
जैसे देश के साथ हमारी है। सोचिए, तो ये छोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत जैसे देश की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत जैसे देश को ऐसे श्रेणी में रखने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ देशों की मानसिकता को समझने और पढ़ने का और विचार विमर्श करने का काम आ गया। अब एक चीज आपको बता दें, देखिए थोड़ा इस पर भी ध्यान देते हैं। सबसे ज्यादा आपने भी देखा होगा कि यदि कनाडा में कोई मूल रूप से रह रहा है, सबसे ज्यादा पंजाबी लोग हैं, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा पंजाब के लोगों का होगा। और बहुत पहले से ये लोग रह रहे हैं। एक तरह से जैसे यूपी बिहार के लोग मुंबई में रहते हैं ना, दिल्ली में रहते हैं अपनी जीविकोपार्जन के लिए, रोजी रोटी के लिए, पेट के लिए, ठीक है, वैसे ही पंजाबी लोग विशेष रूप से समझ लीजिए, जैसे यूपी बिहार वालों को मुंबई है जीविकोपार्जन के लिए, रोजी रोटी के लिए, वैसे ही पंजाबियों को कनाडा है। अब बात करते हैं, 3,19,000 भारतीय छात्र वहां पर पढ़ाई करते हैं कनाडा देश में। और एक चीज आपको बता दें, कनाडा जो है ना, संसाधनों के मामले में परिपूर्ण देश है। कई बड़े सारे ऐसे देशों को वो जो है कि सारी चीजें मुहैया कराता है, जिस वजह से वो अग्रणी देश है, ठीक है, और 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इस समय। अब देखिए इसको नुकसान क्या होगा। 45 अरब डॉलर कनाडा के पेंशन फंड ने भारत में लगाया है। यदि रिश्ते और भी भयानक होते हैं दुर्भाग्य से, तो इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो 45 अरब डॉलर का इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट आप क्यों किए हैं? क्योंकि आपको पता है यदि मैं 45 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करूंगा तो इससे मुझे 100 अरब डॉलर मिल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, जब आप ट्रेडिंग करते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, तो आप पैसा अपना हमेशा वहीं लगाएंगे जिससे आपको प्रॉफिट हो। तो ऐसा मत करिएगा कि बहुत बड़ा इन्होंने वो लग कर दिया है हमारे देश के लिए, वो अपने फायदे के लिए किए हैं। जैसे आप शेयर परचेज करते हैं इस उद्देश्य से कि भविष्य में उसका मुनाफा होगा, ठीक उन्होंने भी यही किया है। ठीक, देखिए द्विपक्षीय व्यापार भारत और कनाडा के बीच यदि देखा जाए तो 8.16 अरब डॉलर का है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी अच्छा है। 7 लाख सिख आबादी आपके पंजाब की जो 7 लाख सिख आबादी है वो कहाँ रहती है? कनाडा में, ठीक है। तो मैं फिर बता दूं, सबसे ज्यादा नुकसान ऐसा नहीं कि पंजाबियों का होगा। जब दो देश के लोग आपस में टकराव करते हैं, ठीक है, तो ऐसे तमाम तरह के उनके बीच, उन दो देशों के बीच समझौते होते हैं, द्विपक्षीय व्यापार होता है, एक योजना बनती है भविष्य के लिए, जिससे दोनों देशों का सौहार्द बदलेगा, देश में भुखमरी मिटेगी, किसानों की स्थिति अच्छी होगी, शिक्षा अच्छा होगा, ठीक, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छा होगा, मतलब वहां लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो एक दूसरे के साथ काम जब मिलजुल करेंगे तब उन्नति की तरफ जाएंगे। यदि एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचने का प्रयास करेंगे ना, तो आपकी स्थिति आपको विनाश की तरफ, अंत की तरफ ले जाएगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आपके पास कोई विचार हो तो जरूर शेयर करिएगा। अगली वीडियो में आपके विचारों को भी अहमियत दी जाएगी, उस पर चर्चा किया जा सकता है। तो नमस्कार, धन्यवाद।